हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वेक्टर में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को देखेंगे। वैसे वेक्टर का जो सिलेबस है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सिलेबस हम लोग पढ़ चुके हैं। सिलेबस में क्या है कि वेक्टर को डिफाइन करें, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स या टू एंड मोर वेक्टर्स का एडिशन, फिर कंपोनेंट से रिलेटेड बात सीखना है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सिलेबस तो यही सिंपल है, लेकिन चूँकि जानते ही हैं कि कोई भी आप थियरी को पढ़ते हैं, कंसेप्ट को पढ़ते हैं, और उस कंसेप्ट को जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाते हैं, उसको यूज में नहीं लाते हैं, तब तक जो है वो कंसेप्ट कोई काम का नहीं होता है। यानी अगर हम कोई थियरी सीखे और उस पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा कंसेप्ट अभी भी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। तो अब तो हम लोग प्रॉब्लम्स पे आ गए हैं। तो आज जो है कुछ कुछ आपको सिखाएंगे कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो कैसे समझेंगे कि इसको कोप्लेनर होने के लिए क्या शर्त है ना। इसके अलावे हम लोग इसमें सीखेंगे कि जो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, जैसे आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछे भी हैं, उस क्वेश्चन को भी मैं लेता हूं। तो पहले जो है आप में से जो भी स्टूडेंट एस.सी. वर्मा के वॉल्यूम 1 इसलिए मेंशन कर दे रहे हैं, एस.सी. वर्मा के बुक में जो है ना, इस चैप्टर का नाम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, और जो क्वेश्चंस है वो पेज नंबर 29 पे है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज तो बना ही लेंगे। 1 से 19 तक जो क्वेश्चन है ना, वो वेक्टर पे बेस्ड है। 19 के बाद वाला जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, मैथमेटिकल टूल्स बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह, वो सब भी हम लोग आगे सीखेंगे। हाँ, एक बात मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स को बेहतर ढंग से सीखने के लिए मैथ को जानना जरूरी होता है। तो ठीक है, आप में से बहुत सा स्टूडेंट बोलेगा कि भाई हम तो 10th क्लास में मैथ तो पढ़े हुए हैं। ठीक है, उस मैथ का तो ज़रूरत है ही, जैसे उसमें खास करके जो अलजबरा होगा, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ये सब का ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसा एडिशनल आपका रिक्वायरमेंट है जो आप नहीं पढ़े हुए हैं 9th-10th में। जैसे आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब नहीं पढ़े होंगे, आप जो है ना स्पेशली ग्राफ वगैरह डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल, ये सब जो है आप ग्राफ नहीं सीखे होंगे। तो वो सब का जो है आगे जो मैं क्लास देने जा रहा हूँ, जो आज के क्लास या वेक्टर का 1-2 क्लास के बाद जो भी क्लास आएगा, तो वो केवल 12th के ही बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि आपके लिए भी वो उतना ही यूजफुल है। इसलिए वो सब भी जो है ना ध्यान से पढ़ेंगे। अब जो है मैं जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 17 जो एस.सी. वर्मा के बुक का, ठीक ना, 17 नंबर प्रॉब्लम बता रहे हैं। ठीक है, बुक तो आपके पास है ही, और नहीं भी होगा तो मैं इसका पेज जो है डिस्क्रिप्शन में बोल दूंगा, डाल देंगे ये लोग। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, या कांस्टेंट वेलोसिटी कहो, स्ट्रेट लाइन अगर है, जैसे तुमसे कोई कहे कि एक कार जो है 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो देखो ना डायरेक्शन बदल रहा है, ना स्पीड बदल रहा है, यानी मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तब उसको हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। यानी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समय ये जो पार्टिकल है वो किसी पॉइंट P पर है, ठीक ना, पार्टिकल जो है पॉइंट P पर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कि आप अपने मन से कहीं पे एक ओरिजिन इमेजिन कर लें, ठीक ना, कल्पना कर लो कहीं भी ओरिजिन है। कोई कहे कहाँ पे ले, क्या यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कि इस लाइन पे ही ले ले, कि इधर ले ले। जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहीं नहीं रहा तो जहाँ मर्जी वहाँ ले लें। तो चलो एक पॉइंट पर हम ओरिजिन ले लिए, चलो ये है पॉइंट O। अब देखो आगे क्या कह रहा कि O से जो P को मिलाने वाला लाइन है, ठीक ना, इस लाइन को बोलना है वेक्टर OP, ठीक ना, इसका नाम क्या देना है, वेक्टर OP। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रूफ करो कि OP और V दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो कांस्टेंट होगा, ठीक ना। OP और V दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, इसको प्रूफ करो, ठीक। OP और V का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, OP क्रॉस V। तो जैसे आप A क्रॉस B पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, मॉड A मॉड B साइन थीटा। तो OP क्रॉस V क्या बोलेंगे, मॉड OP मॉड V साइन थीटा n कैप। देखो याद करो, ये n कैप जो है वो तो OP क्रॉस V के डायरेक्शन को बतलाएगा, ठीक है। डायरेक्शन का बात जो है बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसके मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। OP क्रॉस V का जो देखो मॉड लगा दिए, मॉड OP को बिना एरो के ऐसे भी OP लिख सकते हैं, V साइन थीटा। तो कोई पूछेगा ये थीटा क्या है जी, तो थीटा है एंगल बिटवीन OP एंड V। जरा बढ़िया से देखो, OP एंड V, OP एंड V के बीच का एंगल क्या हुआ जी, क्या ये एंगल हो गया OP एंड V के बीच का? तो बिल्कुल नहीं। याद करो जब वेक्टर जहां सिखाएं, जैसे ये है वेक्टर A और ये है, देखो ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। अगर कहा जाए कि A और B के बीच का एंगल क्या होगा, तो क्या इसको बोलते हैं? तो पहले का लेक्चर देख लेना, उसमें बताया गया है कि हम लोग जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं तो उस दोनों वेक्टर के हेड को या तो एक जगह कनेक्ट करते हैं या दोनों के टेल को एक जगह कनेक्ट करते हैं। तो देखो जी, ये जो वेक्टर B है ना, उसका टेल यहाँ है, तो B को आगे एक्सटेंड कर दो और यही हो गया एंगल बिटवीन A एंड B। तो वैसे ही देखो OP क्रॉस भी, देखो OP का टेल यहाँ है, अब वेलोसिटी का टेल यहाँ है, OP क्रॉस भी। चलो इसको आगे एक्सटेंड कर दो, है ना, OP को आगे एक्सटेंड कर दिए, ये V, यही ना बीच का एंगल हो गया। देखो जी ये थीटा हो गया। देखो बहुत बार होता है ना कि तुमको क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कहेगा एक हाईवे है ना, सड़क है, रोड है, और एक कार जो है जा रहा है आगे की ओर। तुम्हारा घर जो है रोड के बगल में है, तुम छत पे बैठे हुए हो और इस कार को देख रहे हो। किसी समय ये कार इस P पॉइंट पर है और तुम क्या किया कि तुमसे मिलाने वाला जो इस कार को लाइन है, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। कार का जो पोजीशन वेक्टर है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने लगा कार के वेलोसिटी के साथ। तो देखो ऐसे में क्या होता है ना कि ये यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लगता है ना कि कुछ डिफरेंट हो गया, ठीक ना। एक बात हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन को हार्ड बनाने का दो ही मेथड होता है। एक मेथड तो ये होता है कि क्वेश्चन को इस तरह से पूछो कि वो साधारण भी रहे ना तो देखने में हार्ड लगे। तो कैसे पूछो?
तो या तो क्वेश्चन को 15 लाइन 20 लाइन लिख दो। याद करो तो 15-20 लाइन में लिखा हुआ जो क्वेश्चन रहता है वो जल्दी जो है तुम पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते हो, पहले ही से मान लेते हो कि ये हार्ड क्वेश्चन है। और सेकंड जो है, दूसरा तरीका ये अपनाया जाता है कि उसको ऐसे कोई घटनाक्रम से रिलेट कर दो, कोई कहानी से रिलेट कर दो कि स्टूडेंट जो है ना फिर कहानी में ही उलझ जाए। और मेन जो मेथड होता है जिससे क्वेश्चन को लेवल चेंज किया जाता है वो होता है कि वाकई में क्वेश्चन ऐसा पूछो कि कोई भी व्यक्ति बनाए तो उसको कुछ देर थिंक करना पड़े। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत हायर लेवल का नहीं है, बस थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया है। देखना बहुत आसानी से काम होगा। देखो जी, थीटा मतलब एंगल बिटवीन ओपी एंड वी, और समझ गया ना ओपी और वी के बीच का एंगल ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, देखो यहाँ मॉड लगा दिए, मॉड लगा दिए, इसका मतलब ये एन कैप लिखने की जरूरत नहीं, यानी डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब जो है प्रूफ क्या करना है, कह रहा प्रूफ करो कि ओपी क्रॉस वी का जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, पार्टिकल कहीं भी रहे, ठीक ना, ये पी पॉइंट कहीं भी रहे, उसके पोजीशन से मतलब नहीं, यानी ओपी क्रॉस वी का वैल्यू हमेशा एक ही आएगा, एक फिक्स वैल्यू आएगा। पी हम यहां ले ले चाहे यहां ले ले, तो ठीक है। देखते हैं, देखो जी साइन थीटा, एक काम करते हैं, यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इस परपेंडिकुलर को हम डी बोल दिए। अच्छा एक बात बतलाओ तो, ये पार्टिकल आगे जा रहा है, वेलोसिटी तो बदल नहीं रहा है, नहीं ना, और ये डी भी नहीं ना बदल रहा है। ये आदमी जो है हाईवे से डी डिस्टेंस पर है, तो क्या डी बदलते जा रहा है? तो नहीं ना, डी बदल रहा है और ना ही भी बदल रहा है। सोचो, कार कहीं भी जाए इस हाईवे पर, तुम जहां बैठे हुए हो वहां से हाईवे का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसमें कोई बदलाव होगा क्या? नहीं, तो ये फिक्स वैल्यू है। हाँ, ओपी बदलते जाएगा, ओपी कभी यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो थोड़ा देखना बढ़िया से, क्वेश्चन बन चुका है, ओपी बी साइन थीटा। भाई साइन थीटा क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, डी बाई ओपी। बस ओपी ओपी कैंसिल, क्या हो गया जी? वी इंटू डी। भी कांस्टेंट है और डी भी कांस्टेंट है, भी बदल नहीं रहा, क्वेश्चन में ही कह दिया कांस्टेंट स्पीड, और डी बदल नहीं रहा। तो देखो, तो ये जो टर्म आया उसको पी से कोई लेना देना है, यानी एक बात तो स्पष्ट हो गया, बोलेंगे दैट इज ओपी क्रॉस भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पी। ठीक ना, पी कहीं भी ले लो, उसके पोजीशन से ओपी क्रॉस बी को कोई लेना देना नहीं है। चलो आसानी से बात बन गया कि नहीं? लेकिन एक बात और जानो, तुम कहोगे लेकिन यहाँ आप एन कैप काहे छोड़ दिए थे? एन कैप क्या चीज को बतलाता है? डायरेक्शन को। किसके डायरेक्शन को? ओपी क्रॉस भी के डायरेक्शन को। इस फिगर में कोई कहे ना ओपी क्रॉस भी का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो पहले तो इसके टेल को यहां ले गए, तो देखो इसको ओपी समझो, इसको भी समझो। याद करो, जहां क्रॉस प्रोडक्ट का फर्स्ट क्लास जो लिए हैं उसमें सिखाए हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है ना, वो स्क्रू रूल के आधार पे देखा जाता है। तो देखो ओपी इधर, अब भी इधर, ये कौन सेंस हो गया जी? इधर से इधर चलोगे, ये क्लॉकवाइज हुआ क्या? क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? इनवर्ड। ठीक ना, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड। यानी बोलेंगे क्या कि इस फिगर में, ठीक ना, मेरा तो काम यही हो गया है, लेकिन और लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे क्या कि ओपी क्रॉस भी इज डायरेक्टेड along inward direction
परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो ये बोर्ड वाला प्लेन हुआ इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन है ना। हालांकि इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए बता दिए हैं तो निश्चित रूप से आप लोग समझे होंगे। इसको जो है स्क्रीनशॉट एक ले लें। अब देखें एक क्वेश्चन 19 नंबर आप लोग पूछे। क्वेश्चन तो सिंपल है, आंसर बहुत तरीके से दे सकते हैं। देखेंगे कह रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल दें कि A डॉट बी C डॉट बी के इक्वल, मगर A C के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो अब जो है एग्जाम्पल हम फर्स्ट लेते हैं। देखो एकदम सिंपल वे में सोच सकते हैं। A डॉट बी, मान लो एक मिनट के लिए कोई कहा ना A हम लेंगे 2i, B हम लेंगे 3j, अब मान लो C हम लेंगे 4k। सपोज करो जो भी मर्जी हुआ, अगर i j k में कुछ भी ले लिया, वैल्यू के जगह कुछ भी रख लिया, तो थोड़ा देखो तो क्या आ रहा है। A डॉट बी का मतलब हो गया 2i डॉट 3j, और i डॉट j तो जानते हो ना क्या होता है, 0। तो देखो तो A डॉट बी निकाले तो 0। C डॉट बी, C कितना 4k, डॉट B कितना 3j, और जानते हो ना K डॉट j क्या होता है 0। देखो तो A डॉट बी और C डॉट बी इक्वल हो गया कि नहीं, यानी बोलेंगे दैट इज A डॉट बी इक्वल हो गया C डॉट बी के, बट देख लो तो क्या A और C इक्वल है, नहीं ना, A है 2i, C है 4k, A इज नॉट इक्वल टू C। चलो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। चलो और भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मेन जो क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछना चाहता है, SC वर्मा के दिमाग में क्या है, और हम लोग जो जवाब दे रहे हैं वो दोनों जवाब में फ़र्क है। SC वर्मा एक्चुअल में ऐसा आंसर नहीं तुमसे चाह रहे हैं, लेकिन खैर उस पर भी आएंगे। देखो एक बात समझना, बहुत बार जो है ना हम लोग गलत नहीं होते लेकिन सही नहीं होते। अब तुमको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं। देखो जैसे मान लो कोई हम ही से पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो हम बोल दिए मेरा नाम मोहन नहीं। अब ये बताओ ये हम जो बोले वो गलत है कि सही है। तो वो गलत तो नहीं है क्योंकि मेरा नाम मोहन तो नहीं है, लेकिन ये पूरा सही भी नहीं है क्योंकि हमने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो वैसे ही ये अगर एग्जाम्पल हम दे दिए तो कोई गलत तो नहीं काट सकता है, लेकिन ये बहुत बढ़िया से सही भी नहीं है। लेकिन आ रहे हैं समझने के लिए। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। सपोज करो कोई स्टूडेंट कहा ना कि सर हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, A इजकल टू 2i, जो मन करे सो लिख लो, B इजकल टू 4j, मतलब केवल i नहीं लिया, j भी ले लिया। कोई कहेगा नहीं हम k भी लेंगे, अरे ले सकते हैं जैसे भी हो। चलो अपने मन से A और B कुछ लिख दो, तो चलो लिख दिए। B क्या लिख दें, चलो मान लो B लिख दिए 4i प्लस 2j। ये अपने मन से कुछ भी लिख लो, ये i j में 2 ठो वैल्यू लिख लो A और B के लिए, केवल C के लिए सोचना पड़ेगा। 2 ठो अपने मन से कुछ भी लिख, और यहाँ निकाल के देखो तो A डॉट B क्या आया। तो भाई डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं, आप देख लीजिएगा डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़े थे जी, तो डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे कि i को i से, j को j से, क्योंकि i डॉट j 0 होता है, j डॉट i 0, तो i को i से करोगे 8, 2 इंटू 4 8, i डॉट i तो 1, फिर प्लस 8, यानी कितना हो गया 16। अब मुझे C ऐसा लेना है, A डॉट B तो हम निकाल लिए 16 आया, C हमको ऐसा लेना है कि C डॉट B भी निकाले तो 16 ही आना चाहिए। तो सोचो तो क्या करें। अगर मान लो यहाँ हम ले लिए 3i, तो सोचो तो 4 इंटू 3 12 हो गया ना, हमको कितना चाहिए 16। तो अगर हम यहाँ ले लें प्लस 2j, तो देखो तो अब C डॉट B निकाल के देखो कितना आ गया
तो सी डॉट बी आई को आई से 12, जे को जे से 4, देखो तो 16 हो गया। यानी ये भी जो एग्जाम्पल है ये प्रूफ हो गया ना, बोलेंगे ना दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी, बट ए एंड सी आर नॉट इक्वल। देखो तो दोनों इक्वल तो नहीं ना है ना आसान। देखो ये तो दो एग्जाम्पल लिए, लेकिन अभी भी हम मेन वो बात नहीं सिखाए हैं जिसके लिए बुक के जो राइटर हैं इस क्वेश्चन को पूछे हैं। तो वो क्या है, तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर उसको सिखाते हैं। चलो मेन एग्जाम्पल के पहले कुछ बात याद दिला दे रहे हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कुछ बात सीखे थे कि अगर मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और कोई पूछे कि ए डॉट बी क्या होगा, तो हम लोग एक बात सीखे थे कि जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो ना ज्योमेट्रिकल मेथड से, यानी अगर तुम्हारे हाथ में कोई स्केल हो और तुमसे कोई कहा ए डॉट बी निकालो, तो क्या करो, कोई एक वेक्टर का लेंथ माप लो। जैसे ए का लेंथ माप लिए, मान लो इसको हम OM बोले, तब वेक्टर ए का लेंथ माप लिए, OM मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और क्या सिखाए थे, बी के हेड से परपेंडिकुलर डालो। सपोज करो ये पॉइंट P है, तो देखो तो सिखाए क्या थे, ए डॉट बी निकालना हो तो वेक्टर ए का लेंथ देखो, अब वेक्टर बी का जो कंपोनेंट आया ए के डायरेक्शन में इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। ये याद दिला दिए, तुम डॉट प्रोडक्ट वाला अपने कॉपी में देखना, वहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ये बात सिखाए हुए हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये सही मायने में उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को ख्याल रखते हुए पूछा गया। ये अलग बात है कि पहला और दूसरा एग्जाम्पल भी देंगे तो गलत नहीं होने वाला। यानी कि जैसे मान लो ए डॉट बी सी डॉट बी, सपोज करो इधर है वेक्टर बी, इधर है वेक्टर बी। चलो डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना दे रहे हैं, है ना। ये है वेक्टर बी, और ये जो है मान लो वेक्टर ए, और ये वेक्टर सी। चलो ध्यान से देखना, कहा गया ए डॉट बी और सी डॉट बी क्या होगा। देखो ऐसा सी लेना ना कि जिससे कि इसके हेड से जब परपेंडिकुलर डालें तो वो वेक्टर ए के भी हेड को टच करे। समझ में आएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बतलाओ तो, इस फिगर को देख करके क्या ये बोलना सही है कि ए और सी इक्वल है? तो बिल्कुल नहीं। देखो तो ए तो एक लेंथ में भी कम है और ये अलग डायरेक्शन में, सी अलग, यानी ए नॉट इक्वल टू सी है, ठीक ना। देखो मेन इसी बात को सीखना है। देखो काम को बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन केवल काम को कर लेना ही साइंस के स्टूडेंट के लिए काफ़ी नहीं होता है। साइंस का जो भी स्टूडेंट है उसमें जो है ना एनालाइजिंग पावर, थिंकिंग पावर, काम को निपटाने के लिए मत सोचो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई काम को जो है ना जल्दी 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 ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं। साइंस जो है पढ़ेंगे, अगर मान लो इसके अलावा भी तुम्हारे दिमाग में कुछ मेथड आता है उस पर भी सोचो, और कभी ना हो ना तो देखो बुक के जो राइटर हैं, और सबसे ज़्यादा इंडिया में जो बुक अभी प्रचलित है और पिछले 20-25 सालों से, वो एस.सी. वर्मा है। कभी एस.सी. वर्मा के उनके बायोग्राफी को पढ़ो, देखो वो खुद जो है कितने वीक स्टूडेंट थे और उनको मार्क्स भी बहुत बेहतर नहीं आता था, और आईआईटी कानपुर में लेक्चर रहे, वहाँ से प्रोफेसर बन के वो रिटायर किए, अपने लाइफ के एकदम टॉपर व्यक्ति बने। आज जाहिर है वो इतने ग्रेट हैं, तब तो उनका चर्चा हम लोग भी कर रहे हैं, है ना। तो
उसमें उससे तुम क्या सीखोगे कि वो बहुत कभी जल्दीबाजी में नहीं रहे, चीज़ों को एकदम ध्यान से स्टडी किए, सीखे, और इस वजह से वो किसी और को बेहतर ढंग से बता पाए, अपने बातों को रख पाए। खैर चलो यहाँ पे जैसे ए डॉट बी क्या किया जाए भाई। ए डॉट बी तो अभी तो सीखे हैं, एक वेक्टर का लेंथ लेना, दूसरे का कंपोनेंट लेना, ठीक ना। चलो ये बात अलग है। तो एक वेक्टर का लेंथ, चलो इसका लेंथ ले लेते हैं, इसका नाम ओ एम एन पी, इस पॉइंट को क्यू। चलो जी ए डॉट बी निकाल रहे हैं, तो वेक्टर बी का लेंथ ले लो, तो कितना ओ एम। अब वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर डाल दो, ये कितना ओ क्यू। बोलो तो हो गया कि नहीं। ए डॉट बी निकालना है, वेक्टर बी का लेंथ ले लिए, अब वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर डाले, ओ एम में ओ क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, ए डॉट बी निकल गया। अब चलो कहा गया सी डॉट बी, सी डॉट बी, सी बोलेंगे। अब चलो ए के बारे में मत सोचो, बी और सी के बारे में। तो चलो बी का लेंथ ले लिए ओ एम, और सी के हेड से परपेंडिकुलर डाल दिए, तो कितना आ गया ओ क्यू। देखो तो वैल्यू देखो ना, ए डॉट बी क्या आया, ओ एम इंटू ओ क्यू, सी डॉट बी क्या आया, ओ एम इंटू ओ क्यू। यानी इस फिगर से भी प्रूव्ड हो गया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी, बट ए इज नॉट इक्वल टू सी। ए सी के इक्वल नहीं है, फिर भी ए डॉट बी सी डॉट। यानी क्वेश्चन पूछने वाला वो ये जानना चाह रहा है कि तुमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आता है कि नहीं। देखो ये बात इक्वल तभी हो पाएगा कि जब वेक्टर सी के हेड से परपेंडिकुलर डालो, चाहे ए के हेड से अगर एक ही पॉइंट पर आकर के टच करेगा ना, तब समझ लेना कि तब हम ए डॉट बी निकालें चाहे सी डॉट बी निकालें, रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने को नहीं है, ठीक ना। तो 90 नंबर प्रॉब्लम को अगर ऐसे बनाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, पहले वाला भी गलत नहीं है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो आप लोग एक क्वेश्चन पूछे थे 12 नंबर। देखो 12 नंबर प्रॉब्लम थोड़ा देखने में लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चन है बहुत सिंपल ही क्वेश्चन, ध्यान से देखना। कह रहा है एक रेगुलर हेक्सागन, देखो 6 साइड है ना, तो हेक्सागन मान लो A1 से A2 तक को, इसको हम वेक्टर A1 बोल रहे हैं, इसको A2 बोल रहे हैं, इसको A3 वेक्टर बोल दिए, ये A4 बोल दिए, ये A5 बोल दिए, और इसको A6 बोल दिए। क्वेश्चन में कह रहा है रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन माने क्या हुआ जी, सब साइड इक्वल है। यानी क्वेश्चन में एक तरह से दिया हुआ है कि A1 का जो मैग्नीट्यूड है वही A2 का है ना, वही जो है A3, A4, A5 और A6 का। चलो सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसको हम A मान लेते हैं, ठीक ना। चलो इसको A बोल दिया, चलो ब्रैकेट में से लिख दिया। देखना ध्यान से, सोचो तो वेक्टर A1 में ऐड किए A2 को, है ना, A2 का टेल इसके हेड में जुड़ा हुआ है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। तो सोचो जहाँ से चले वहीं ना पहुँच गए। यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 इज इक्वल टू 0, है ना। यानी कि इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट किए हैं वहीं फिर पहुंच गए। देखो जब ढेर सारे वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे वेक्टर का
x कंपोनेंट को भी ऐड करोगे तो वो 0 आना चाहिए, y कंपोनेंट भी 0 आना चाहिए, z कंपोनेंट भी 0 आना चाहिए। यानी अगर रिजल्टेंट ही 0 है तो रिजल्टेंट 0 होने का मतलब हुआ उसका x कंपोनेंट भी 0 है, y कंपोनेंट भी 0 है, कोई भी डायरेक्शन में जो है ना उसका कंपोनेंट 0 है। यानी कि a1 का x कंपोनेंट, a2 का x कंपोनेंट, सारे का जब x कंपोनेंट निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे तो वो क्या आना चाहिए? 0, है ना। तो a1 का x कंपोनेंट, तो a1 cos, a1 और x के बीच का एंगल देखो, तो इस फिगर में a1 इधर है और x भी इधर है। देखो तो दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या? जिधर a1 है उधर ही x है, बीच का एंगल क्या हो गया? 0। समझना बात को। जैसे कंपोनेंट जब भी निकालना होता है, देख लेना पीछे के लेक्चर में, जैसे वेक्टर a का कंपोनेंट क्या होगा x में, तो a cos लिखे और x के बीच का एंगल देख लिए, तो देखो तो a और a1 और x के बीच का एंगल क्या होगा? तो देखो a1 इधर और x भी इधर, तो बीच का एंगल 0। अब चलो a2 cos, a2 और x के बीच का एंगल, तो a2 इधर और x इधर, बीच का एंगल कितना? ये एंगल क्या होगा जी? देखो एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं जो परमानेंट काम करेगा। पूछा जाए ना, रेगुलर पॉलीगॉन जब भी रहे, चाहे वो 6 साइड का रहे, चाहे 10 साइड का रहे, 50 साइड का रहे, उससे कोई मतलब नहीं। देखो जब भी रेगुलर पॉलीगॉन हो और अगर एक साइड को आगे बढ़ा दो और ये एंगल पूछा जाए ना, तो देखो इस एंगल का फॉर्मूला होता है 2π/n। 2π मतलब समझना 360 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है, तो ये 360 डिग्री। n हो गया नंबर ऑफ साइड्स, तो 6 साइड है, तो देखो 2π मतलब 360 और 6 साइड है। देखो तो ये 60 डिग्री आया क्या? यानी ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। इसी 60 डिग्री को चाहोगे तो π/3 बोलोगे, रेडियन में बोलोगे तो पाई मतलब 180, 180/3 यानी 60 डिग्री। समझ लो। तब बतलाओ ये एंगल 60 ना आया तो हम लोग बोलेंगे a2 cos थीटा, और थीटा के जगह 60 डिग्री यानी π/3। अब बात करते हैं a3 का, तो a3 cos, a3 और x के बीच का एंगल, तो देखो जी a3 तो यहाँ है और x के बीच का एंगल, ठीक ना, ये जो वेक्टर a3 है और x के बीच का एंगल, देखो इसको आगे बढ़ा दो, ये एंगल ना पूछ रहा है, कैसे निकलेगा? तो बोलेंगे कि देखो अभी तो एक बात सीखे हैं कि इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल तो 60 होगा ना। जब ये एंगल 60 डिग्री है तो कोई भी साइड को जब आगे बढ़ाओगे ना तो ये एंगल कितना होगा? 60। कोई भी साइड को आगे बढ़ाओगे तो ध्यान से देखना, तो ये तो 60 होगा ही और ये भी दोनों एंगल इक्वल हो गया ना, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, यानी कि ये एंगल भी 60। अब बतलाओ a3 और x के बीच का एंगल कितना? 120 नहीं, 60 + 60, तो 60 को π/3 बोलते हैं, तो 120 को 2π/3 बोले क्या? यानी 2π/3। अब चलो a4 cos, a4 और x के बीच का एंगल, देखो जी a4 इधर है ना, a4 जो है वो इधर है और x इधर है। कितना हुआ एंगल? कितना हुआ एंगल? 180 हुआ क्या? ये तो 180 हो गया, है ना।
कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहीं से मिलाओ ना, ज़्यादा दिमाग क्या। पहला वेक्टर a1 कितना एंगल बनाया था 0, दूसरा कितना बनाया π/3 यानी 60 डिग्री, अगला कितना बनाया 120 यानी 60 से बढ़ते जा रहा है ना, 0 60 120, तो अगला कितना बनाएगा, तो 120 में 60 जोड़ो, कितना आ गया 180 आया क्या। 180 को ही तुम चाहोगे तो 3π/3 लिखो, बात एक ही ना है, 3 कट गया, cos π 180 मैंने पाई यानी 180 हो गया। अब देखो यानी एक बात तो सीख गए, अब बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे, यानी एंगल 0 π/3 2π/3 3π/3, तो अगला कितना एंगल बनाएगा 4π/3, उसके बाद वाला कितना बनाएगा 5π/3 इज इक्वल टू 0। देख लो तो a1 a2 इसको a5 लिख दे रहे हैं, यानी फिफ्थ जो बनाएगा, और ये a6 लिख दे रहे हैं। तो देखो जी क्या हम लोग सीखे, वेक्टर a1 जो है 0 एंगल बनाया, तो a2 बनाया 60, a3 बनाया 120, a4 बनाया 180, मतलब कि एंगल जो है ना 60 ऐड होते जा रहा है, तो उसी को बोले 0 π/3 2π/3 3π/3 4π/3 5π, है ना। 6 वेक्टर है, हम लोग जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, है ना। अब देखो इतना मालूम है ना कि ये सब वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड में, यानी कि अगर a1 को कॉमन निकाल लो तो सब तो a1 के ही ना इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो क्या हो गया cos 0 cos π/3 cos 2π/3 cos 3π/3 cos 4π/3 प्लस cos 5π/3 इज इक्वल टू 0। बस काम तो हो गया। देखो जी a1 जो है ना इधर जा कर के 0/a1 तो 0, तो बच क्या गया भाई, तो cos 0 cos π/3 cos 2π/3 है ना, प्लस cos 3π/3 प्लस cos 4π/3 है ना, प्लस cos 5π/3 इज इक्वल टू 0। देख लो तो जगह थोड़ा कम है, यही बात आ गया कि नहीं, प्रूव्ड हो गया ना, तो बस प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। देखो इस क्वेश्चन में कुछ बात दो तीन बात याद रखना है। सबसे पहले तो ये कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, चाहे 6 साइड का हो या 5 साइड का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रेगुलर पॉलीगॉन हो तो एक साइड को आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल का फॉर्मूला कितना होता है 2π/n। दूसरी बात, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए तो सबका रिजल्टेंट 0, और अगर रिजल्टेंट 0 है तो सारे का x कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, सारे का y कंपोनेंट को भी ऐड करेंगे तो क्या होगा 0। देखो अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ मान लो साइन लिख करके प्रूफ करने के लिए बोल देता ना, तो कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ x कंपोनेंट ना लिख के y कंपोनेंट लिखते, तब y में यही सब साइन में ना हो जाता है। जो x में अगर मान लो कोई वेक्टर a है जो x से थीटा एंगल बना रहा, तो x में जो कंपोनेंट a cos थीटा होता है y में वही क्या हो जाता था a sin थीटा, यानी अगर साइन रहता तब हम यहाँ x ना लिख करके क्या लिख देते y, तो फिर अप्रूव्ड हो जाता क्या। तो चलो इसको भी लिख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, अब जो है हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है सिलेक्ट यूनिट वेक्टर्स, ठीक ना, या कहो वेक्टर या वेक्टर्स, एक सही है तो एक बोलो, या एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा में से सिलेक्ट करना, ठीक ना। ये 5 ऑप्शन दिया हुआ, पूछा जा रहा है इसमें से कौन वेक्टर या कौन कौन वेक्टर को यूनिट वेक्टर्स बोल सकते। चलो याद करते हैं, यूनिट वेक्टर्स किसको बोला जाता है जी। कभी टाइप्स ऑफ वेक्टर का 2-3 टाइप बतलाए थे, आगे भी टाइप बतलाएंगे, लेकिन जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये सब समझाए थे। तो ये जो है यूनिट वेक्टर सिलेक्ट करने के लिए इसमें दिया गया, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कह रहा है कि इसमें से किसका मैग्नीट्यूड 1 होगा या किस किस का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब देखो अक्सर गलती क्या करते हैं, तुम में से कुछ लोग आंसर तक कुछ पहुंचा भी होगा,
चलो देख लो, थोड़ा सा आंसर तक पहुंच भी जाओ। कुछ लोग कहेगा ये तो गारंटी यूनिट वेक्टर है, का है ये 1, ये भी 1, आई तो यूनिट वेक्टर होता है 1 + 1 - 1 यानी 1 है कि नहीं? लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये अलजबरा नहीं लिखा हुआ है। ये इनडायरेक्टली तुमसे कहना ये चाह रहा है कि 1 मीटर अगर मान लो आई में जाओ, सपोज करो ईस्ट में जाओ, 1 मीटर जाओ नॉर्थ में, अब फिर 1 मीटर जाओ -k में डाउनवर्ड में, तो सोचो 1 मिनट के लिए, 1 मीटर इधर गए, 1 मीटर इधर गए, 1 मीटर इधर गए, तो क्या जो मिला रिजल्टेंट ये 1 हो गया? बिल्कुल नहीं। खैर वैसे बात समझा या नहीं, मैथमेटिकली देखो आराम से समझ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो बतलाओ तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? आई के पहले जो है उसका स्क्वायर करो, जे के पहले जो है उसका स्क्वायर करो, के पहले जो है उसका स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऐसे ही ना निकालने के लिए सिखाया गया, देख लेना पहले के क्लास में। अब बतलाओ तो ये कितना आ गया? ये तो आ गया √3, ये 1 आया नहीं ना, यानी ये गारंटी है कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अब चलो इसका बात करें, फिर इसके साथ भी वही बात, 1² - 1² अब +1²। देखो तो ये क्या हो गया? √3। अब थर्ड को देखो, यानी ये भी यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, याद रखना है इसका। तो चलो भाई 1/√2² 1/√2² कितना? 1। कहोगे डायरेक्ट आप 1 कैसे लिख दिया? अरे भाई चलो आगे बढ़ जाते हैं, 1/2 + 1/2, बोलो अब तो 1 हो गया ना। अब देखो, यानी ये यूनिट वेक्टर है, दिख तो नहीं रहा था लेकिन है। इसको भी थोड़ा चेक करो ना, तो करते हैं। 3/5 होल स्क्वायर -4/5 होल स्क्वायर, देखो तो कितना आया जी? 9/25 + 16/25, देख लो 25/25 यानी कि ये 1 आया। बोलो ये भी सही है कि नहीं? ये भी यूनिट वेक्टर है क्या? चलो फिफ्थ को देख लो, 2/3² + 1/3² -2/3², 4/9 + 1/9 + 4/9, ये 1 हो गया क्या? यानी कि ये जो तीनों वेक्टर है, कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। जबकि जो देखने में लग रहा था यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर नहीं है। समझ गए? तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी देखो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक वेक्टर लिखा हुआ है 2i + j + 2k। क्या कर रहा है? राइट यूनिट वेक्टर ऑफ दिस गिवन वेक्टर है। बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा? वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, गारंटी है। मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, √2² + 1² + 2² √9 यानी कि 3 आएगा, यानी यूनिट वेक्टर तो नहीं है। कह रहा है कि इसका जो है यूनिट वेक्टर लिखो। तो देखो अब ये क्वेश्चन हम पढ़ाए नहीं है, अब हम एक क्वेश्चन तुमको क्यों छोड़ रहे हैं कि इसी बहाने थोड़ा सा है ना कोई और भी बुक पढ़ेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, कहा गया है ना, सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। मतलब अपने से अगर हम पढ़ना सीख जाएं, ठीक है टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीचर तुमको क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं, करना तो तुम ही को होता है ना। अब कोई भी ट्रेनर होगा तो वो तो तुम्हें अपना इल्म सिखाएगा, प्रैक्टिस तो स्टूडेंट को ही करना पड़ता है। तो अब थोड़ा क्या करना कि थोड़ा देखते हैं कि कोई दूसरे बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या, किसी सॉल्व एग्जाम्पल में है क्या, कैसे बनाया जाता है। तो ये तुम लोगों के लिए छोड़ दिए,
और फिर अब अगले लेक्चर में हम सिखाएंगे कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ये सब के टाइप को, और कब कैसे समझेंगे कि कौन वेक्टर कोप्लेनर है, कोलिनियर है। संभवतः वैसे जो है अगला लेक्चर हम वेक्टर का लास्ट लेक्चर कर देंगे, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा पूछ लेगा तो बेहतर ही रहेगा। लेकिन एक बात जानना, कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होता है, किसी चीज़ का कभी एंड नहीं होता है। कोशिश करेंगे कि जितना भी डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम सिखा दें, लेकिन प्रॉब्लम तो इनफाइनाइट है। अब देखो हम कुछ सिखाए, ये भी होगा कि कोई जो है मान लो कि देख लिया इसी लेक्चर को, हो सके उसमें 2 क्वेश्चन और ऐड करके बतलाएगा, लेकिन फिर भी उससे तुम्हारा नुकसान तो है नहीं, उससे तो फ़ायदा ही है। तो एक चीज़ ये भी जान लेना, कहा जाता है ना कि वो माता पिता भी अपने बच्चों के लिए बैरी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं, जो अपने बच्चों को संघर्ष करना नहीं सिखाते हैं। वैसे ही अगर शिक्षक तुमको हर चीज़ को सिंपल बना करके और जो है साधारण क्वेश्चन को कि जो बात तुम्हें अच्छे ढंग से समझ में आ सके वो सिखा करके छोड़ दें, या जो होमवर्क भी हो वो शिक्षक टोटल खुद ही करें, तो धीरे धीरे जो है तुम मन मस्तिष्क से कमज़ोर होते जाओगे और दूसरे पे आश्रित होते जाओगे। इसलिए थोड़ा आप सेल्फ स्टडी भी करना है ना। अब जैसे वेक्टर पढ़ा दिए हैं, अब तो कोई बुक पढ़ेंगे तो समझ में आना चाहिए, तो सब कंटेंट देखेंगे, कोशिश करेंगे। चलो धन्यवाद।